हम जब ये पेपर आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियाज को जो पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ बतला देना चाहता हूं कि जब हम अध्ययन करेंगे भारत के इतिहास को, तो किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी बातें हैं। अगर हमने उसका ध्यान नहीं रखा तो हम क्या होंगे, हम गलत रास्ते में भटक जाएंगे। तो आज जो मैं क्लास लेने वाला हूं, ये समझिए कि ये पूरे जितनी भी मैंने पढ़ाई अभी तक हिस्ट्री में की है और पॉलिटिकल साइंस में की है, मैंने पीएचडी की है, उसका समझिए कि मैं निचोड़ आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप विद्वान बन गए, बहुत बड़े हिस्टोरियन बन गए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन गए, तो आप जब हिस्ट्री लिखने जाएंगे और आप जब पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे, तो किन किन बातों को ध्यान रखना है। आप में से कुछ छात्र इसमें हिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे और कुछ छात्र इसमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे होंगे। तो आपको लगता है कि अरे हिस्ट्री तो इधर की बात है और पॉलिटिकल साइंस उधर की बात है। नहीं, दोनों के वैसे ही संबंध है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के वैसे ही संबंध है जैसे शरबत में चीनी और पानी का संबंध होता है, आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं। मैंने अपनी पीएचडी जो है हिस्ट्री में की है, लेकिन मेरा एमए जो है वो पॉलिटिकल साइंस में है। तो क्या है कि डिसिप्लिन जो है वो एक ही चीज है। हुआ क्या है कि 15वीं सदी से पूर्व यहां तक कि साइंस, जो कि आजकल हम कहते हैं बीएससी, एमएससी, और फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज, ये दोनों सब्जेक्ट कंबाइंड होकर ही पढ़े जाते थे। कोई साइंटिस्ट कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट से अलग नहीं होता था। एरिस्टोटल जो थे वो पॉलिटिकल साइंस के लिए उतने ही बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जितना बायोलॉजी और फिजिक्स और अलग दूसरे डिसिप्लिन के लिए हैं, लिटरेचर के लिए भी हैं। उन्होंने बहुत सारी लिटरेरी थियरी भी दी है कि लिटरेचर कैसे करें। तो सबसे पहली बात आपको याद रख लेने की जरूरत है कि आपका पेपर का नाम है एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट और मैं पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री। तो आपको लग रहा है कि भाई ये दोनों का क्या लेना देना है। एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट तो हिस्ट्री की ही बात हुई ना, आज की तो बात नहीं। अगर हम कौटिल्य को और अगर हम मान लीजिए उस जमाने के बड़े बड़े विचारों को पढ़ने जा रहे हैं, तो हिस्ट्री में पीछे जाएंगे ना। वो चीजें तो आज हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल ही वही रिश्ता है जो मैंने कहा शरबत और पानी के बीच में है। तो सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, समझ लीजिए कि कल से आप लोग बहुत बड़े विद्वान हो जाने वाले हैं। समझ लीजिए कि कल से आप लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट के प्रोफेसर बनने वाले हैं, हिस्टोरियन बनने वाले हैं। सरकार ने आपको कह दिया कि देखिए आपको इस इलाके की हिस्ट्री लिखनी है ना। तो सवाल है कि जब आप लिखने जाएंगे तो आपको क्या होगा, जो सीनियर लोग होते हैं उस सब्जेक्ट के, वो कुछ आपको बतलाते हैं, कुछ अनमोल बातें बताते हैं कि आप इनका ख्याल रखना है ना। तो उसी तरह से मैं कुछ अनमोल बातें बताने की कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री को जब आप पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली बात आप याद रखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग जो है या इंडियन हिस्ट्री राइटिंग जो है आधुनिक काल में, वो अंग्रेजों के आने के साथ शुरू हुआ। यानी अंग्रेजी हुकूमत जब भारत में स्थापित हुई उसके बाद से यहाँ पे हिस्ट्री राइटिंग लिखनी शुरू हुई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अंग्रेजों के आने से पहले हिस्ट्री राइटिंग नहीं थी, इंडिया में कोई हिस्ट्री की किताब नहीं थी। लेकिन जो पहले की किताब थी, सुन लीजिए, वो पहले जो लिखी गई थी, जो आधुनिक तरीके से जो इतिहास लिखा जाता था, उस टेक्निक से नहीं लिखी जाती थी। क्योंकि आधुनिक तरीके से जो इतिहास लिखा जाता है उसके मेथड अलग होते हैं। उसके मेथड होते हैं, उसमें डेट बिल्कुल मेंशन किया जाएगा, है ना। उसके अंदर में बिल्कुल आपको फैक्चुअल जानकारी उसके अंदर में होंगी। या मान लीजिए पुराने जमाने की किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें टाइम जो होता है उतना स्पेसिफिक नहीं मेंशन किया जाता है उसके अंदर में, है ना। तो वो भी ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण है, समाज के बारे में वो भी जानकारी देते हैं। जैसे उसको हम इतिहास की किताब उस तरह से नहीं मान सकते हैं जैसे हम इतिहास की किताब मान लीजिए आपको रोमिला थापर की किताब को मान सकते हैं। क्योंकि ये आधुनिक काल में जो इतिहास लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक बिल्कुल पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी पे शुरू हुआ, यानी इंपेरिकल होगा, सरकारी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, डेट टाइम दिया जाएगा, कब घटना हुआ, किसने हुआ,
ये सारी चीजें दी जाती है, लेकिन पहले जो हिस्ट्री लिखी जाती थी वो उस तरह से आधुनिक काल के तौर पे नहीं लिखी जाती थी। यानी हमारे पास पहले भी हैं किताबें, लेकिन आधुनिक काल में इतिहास लिखने का एक ढंग तौर तरीका बदल गया। तो कॉलोनियल यानी जब उपनिवेशवादी दौर जब भारत में आया है तो वहां पे हिस्ट्री राइटिंग लिखनी शुरू हो गई है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उनका पर्पस था कि हम यहाँ पे पैसा कमाएं, पैसा बनाए, व्यापार करें, रुपया कमाएं, यहाँ से रुपया लेके इंग्लैंड भेज दें। तो उनको इंडिया की हिस्ट्री लिखने की क्या जरूरत थी? क्यों लिख रहे हैं भाई इंडिया की हिस्ट्री? उनको क्या है, इंडियन तो अंग्रेज हैं नहीं, उनको हमारी हिस्ट्री लिखने की क्या जरूरत थी? हमने तो कुछ पैसा भी उनको नहीं दिया था कि हाँ पैसा ले लो मेरी हिस्ट्री लिख लो। तो अंग्रेज ने क्यों किया? किसी के ऊपर रूल करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीके होते हैं कि आप बंदूक लाठी के जोर से करते हो, या फिर उसके दिमाग को आप कंट्रोल करते हैं। तो दिमाग को कंट्रोल करने की क्या चीज है? दिमाग को कंट्रोल करने की चीज तो ऐसा तो नहीं है ना कि दिमाग को हम पकड़ लेंगे और कहेंगे अरे दिमाग हिलो मत, ऐसा तो होता नहीं है। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब है हम ऐसा ज्ञान बनाएंगे, हम ऐसी सच्चाई गढ़ेंगे जो सच्चाई मेरे फायदे की होगी। अब मिसाल के तौर पे एक बकरी जो है पानी पीने के लिए जा रही है और एक शेर वहां पे आ रहा है, और अगर उस बकरी को शेर ने खा लिया तो शेर की जो बस्ती होगी वहां पे क्या कहा जाएगा? शेर कितना ताकतवर है, शेर से सब डरते हैं, शेर ने आज बहुत ही बढ़िया भोजन किया, उसको अच्छा लग रहा है, शेर की पूरी जो कौम है वो आगे बढ़ेगी, बकरियों को खाती रहेंगी और शेर तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन अगर बकरी की बस्ती में अगर आप जाएंगे तो बकरी की बस्ती में क्या कहेंगे कि एक बकरी थी, बहुत अच्छी बकरी थी, एक जालिम शेर आया, शेर ने उस बकरी को खा लिया, उसके बच्चे रो रहे हैं, कितना जालिम शेर है। तो एक ही हकीकत को देखने के दो तरीके हो गए कि नहीं हो गए? तो उपनिवेशवादी दौर में अंग्रेजों ने भारत की तारीख इसलिए लिखी ताकि वो भारत के बारे में ऐसी बातें लिख दें जिससे उनका काम आसान हो जाए, उनका जो रूल है वो सही साबित हो जाए, है ना। उनका जो शासन प्रणाली है लोग कहें कि हाँ ये तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने जब इतिहास को लिखा तो उन्होंने क्या किया, कहा कि भारत में जो है राष्ट्र नाम की चीज नहीं है, भारत के जो लोग हैं धर्म के आधार पर लड़ते हैं, भारत में जो है डेवलपमेंट एंड विकास नहीं हुआ, भारत के अंदर में एक पड़ाव है, भारत में जो जिस तरह से तरक्की होनी चाहिए नहीं हुआ, और भारत के अंदर में शासन प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं है। ये लोग नहीं जानते हैं कि कैसे रूल करना है, ये नहीं जानते हैं शासन कैसे चलाना है। तो जब ये सारी बातें कहेंगे कि भारतीयों को शासन चलाने नहीं आता है, भारतीयों को रूल करने नहीं आता है, अरे भारतीय तो पिछड़े हैं, अरे भारतीयों के पास तो जो ज्ञान है वो यूरोप के एक अलमारी के ज्ञान से भी कम है, तो इससे क्या बात निकलती है आगे? इसका मतलब है कि इन जैसे अंधकार में जीने वाले भारतीयों को रोशनी में लाने के लिए और इनको ज्ञान सिखलाने के लिए, इनको सभ्य बनाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत की जरूरत है। ब्रिटिश हुकूमत बहुत अच्छी है, ब्रिटिश हुकूमत की जरूरत है, ये बातें वो करना चाहते थे। तो यही बात मैंने कह रहे थे कि हिस्ट्री राइटिंग जो है वो कॉलोनियल टाइम में शुरू हुआ। ये शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट के तहत ताकि ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई किया जा सके, ब्रिटिश रूल को सही साबित किया जा सके। इसीलिए हिस्ट्री का रिलेशन हमेशा राज्य से होता है। राज्य को सही साबित करने के लिए राज्य के जो राजा, जो राज्य के मंत्री हैं, वो ऐसी तारीख लिखवाते हैं ताकि उनका जो रूल हो वो सही साबित हो जाए। ऐसा होता रहा है कि नहीं होता रहा है? आप एक बात बताइए, आज आधुनिक दौर में आप रेडियो और टीवी को देखते होंगे, तो रेडियो टीवी के अंदर में क्या होता है? जिसकी सत्ता होती है, रेडियो टीवी में ज्यादातर पत्रकार उसी सत्ता को कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है ना।
तो सबसे पहली बात हमने अभी तक दो बातें सीखी हैं। पहली बात ये सीखी है कि आधुनिक दौर में आधुनिक इतिहास लेखन जो है वो अंग्रेजों के दौर से भारत में शुरू हुआ। इतिहास की कुछ किताबें हमें अंग्रेजों से पहले भी भारत में मिलती हैं, लेकिन जिस अंदाज में आधुनिक इतिहास लेखन लिखा जाता था उससे वो मेल नहीं खाते थे। और ये जो प्रक्रिया थी अंग्रेजों ने शुरू की थी, उपनिवेशवादी दौर में शुरू हुआ, क्योंकि ये जो दौर था उसमें सिर्फ सत्ता जो थी सिर्फ ताकत और बंदूक के जोर पर नहीं थी, बल्कि ज्ञान और विज्ञान, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उनके बनाए हुई बातों को, उनकी लिखी हुई किताबों को, उनकी लिखे हुए इतिहास की किताबों को जब छात्र पढ़ते थे तो अंग्रेजों के प्रति उनकी लॉयल्टी बढ़ती होगी कि घटती होगी? बढ़ती होगी। तो हमेशा याद रखिए कि जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो स्टेट के साथ है, राज्य के साथ है। जहां भी हिस्ट्री राइटिंग हो रही है उसमें राज्य उसके पीछे है। तो अंग्रेजों के दौर में भारतीयों के बारे में तरह तरह के आरोप लगाएंगे। अरे भारतीय तो अंधकार में जी रहे थे, अरे भारतीयों के दौर में तो कोई विकास ही नहीं हुआ, अरे इनको तो शासन प्रणाली भी चलाने नहीं आती है, और ये लोग तो धर्म के नाम पे लड़ते हैं, अरे इनमें राष्ट्र नाम की कोई भावना ही नहीं है, ये कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, अरे इनके अंदर में सभ्यता ही नहीं है, अरे ये तो गैर सभ्य लोग हैं। तो ये सारी बातें जब लिख दी गई, किताबों में पढ़ाई जाने लगी, तो एक जो भारतीय है उसका जो सीना है और उसका जो सर है वो ऊपर उठेगा कि नीचे झुकेगा? नीचे झुकेगा। लेकिन हर चीजों के बाद दूसरी चीज भी आती है। दुनिया में हर वक्त चीज एक समान नहीं होती है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो उसी अंग्रेजी तालीम को हासिल करके बहुत सारे भारतीय जो थे जिन्होंने अंग्रेजी तालीम हासिल की, बहुत सारे भारतीयों ने जिन्होंने पढ़ाई की, भारत में की, इंग्लैंड में की, उनके अंदर में अब एक ख्याल आने लगा, अच्छा ऐसा तो नहीं है, हमारे भारत में भी तो है सभ्यता, ये हमें ही ऐसा क्यों कहा गया? तो उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री राइटिंग लिखनी शुरू की, है ना, और उन्होंने अपनी तरीके से हिस्ट्री लिखी। और ऐसे इतिहासकारों को कहा गया राष्ट्रवादी इतिहासकार। क्या कहा गया? हाँ, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, राष्ट्रवादी। उन्होंने इतिहास लिखी, अंग्रेजों से ही तालीम ली, उन्हीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ा, लेकिन जब उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया तो उनको लगा अरे ये तो हमें नीचा दिखलाने वाली सारी किताबें लिखी गई है। तो उन्होंने क्या किया, फिर अंग्रेजों के बनाए हुए जो भी धारणाएं थी, जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी उनके विचार थे, उनको क्रिटिक करने के लिए उन्होंने अपने तरीके से लिखना शुरू किया। और इसी में आप देखेंगे कि 20वीं सेंचुरी में, जो मैं विनय कुमार सरकार की बात कर रहा था, उसमें आप देखेंगे केपी जायसवाल हैं, बेनी प्रसाद वर्मा हैं, इन लोगों की रीडिंग आपके कोर्स में लगी हुई। ये ऐसे हिस्टोरियन थे जिन लोगों ने उस जमाने में अंग्रेजी तालीम हासिल की और उन लोगों ने भारतीयों के पक्ष से लिखना शुरू किया। जहां पे हमारे पास भी बड़े बड़े थिंकर थे, हमारे पास भी कौटिल्य थे, उन सारी चीजों में हम भी बताते हैं, हमें भी पता है रूल कैसे किया जाता है। हमारे जमाने में भी गणराज्य था, हमारे जमाने में भी सभा थी, समिति थी, और फिर बुद्ध के जमाने में जिस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम था, वो सारे चीजों को इन्होंने इकट्ठा करके अंग्रेजों के सामने जो किताब लिखी, और फिर अंग्रेजों से कहा कि नहीं 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 नहीं, अब हम ये बात नहीं मानेंगे कि हमें रूल करने नहीं आता है, हमारी परंपरा है भाई रूल करने के लिए, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राजा रहे हैं, ऐसे ऐसे रूलर रहे हैं, ऐसे ऐसे चक्रवर्ती रहे हैं, गुप्ता पीरियड इतना बड़ा रहा है और शोका का पीरियड इतना बड़ा है। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया और अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करना शुरू किया। तो ये जो हमारा कोर्स है जिसमें हम लोगों को पढ़ना है एंशिएंट इंडियन थॉट, उसमें पढ़ना है स्टेट, सोसाइटी, जाति, सभा। तो हम क्या करेंगे, वही जो चिंतक थे जो 1920 के करीब में अंग्रेजों को की आलोचना करना शुरू किए, उनकी बहुत सारी राइटिंग्स को आज हम कोर्स में पढ़ेंगे। अब आप बताइए ये पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा? बोलिए क्या फायदा मिलेगा? बोलिए बोलिए, कोई एक बोले, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए।
ये पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा? हिस्ट्री की भी नॉलेज होगी और जिस तरह की कॉलोनियल थिंकिंग हमारे माइंड में बनी हुई है उसका सफाया होगा कि नहीं होगा उसका? हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जब अंग्रेजों ने भारत में हिस्ट्री राइटिंग को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया और राष्ट्रवादी जो आए उन्होंने बहुत सारी कमियों को दिखाया और इन्होंने ये बतलाया कि एंशियंट टाइम में हमारे यहाँ भी शासन पद्धति थी, तो ये बात तो उन्होंने एक तरह से ठीक की। लेकिन कई बार क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो हिस्ट्री बनाई थी उसकी कुछ बातों को राष्ट्रवादियों ने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि उससे उनके स्वार्थ पूरे होते थे। कैसे पूरे होते थे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब अंग्रेज हिस्टोरियन आए तो उन लोगों ने क्या किया, भारत के इतिहास को काल खंडों में बांटा, है ना। और जब उन्होंने काल खंडों में बांटा तो उसको उन्होंने क्या किया, धर्म के आधार पर बांट लिया। यानी जो एंशियंट इंडिया था उसको हिंदू पीरियड कहा और जो मिडिवल इंडिया था उसको उसने मुस्लिम पीरियड कहा। ठीक है, तो जब हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड में बांट दिया तो बहुत सारे राष्ट्रवादी जो इतिहासकार थे उनको लगा अच्छा तो अंग्रेज ने भी तो कह दिया है कि एंशियंट इंडिया जो है वो हिंदू पीरियड है, इसका मतलब है हिंदू जो है वो इस देश के असली और सच्चे यहाँ के राष्ट्रवादी हो गए, है ना। ये देश तो हिंदुओं का हो गया। ऐसा नहीं है कि यही भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन वो दिल में बात बैठ गई कहीं ना कहीं। नहीं, उन्होंने जब इतिहास लिखा ना तो जो पहले का जो पीरियड था एंशिएंट पीरियड उसको हिंदू पीरियड कहा और जो मिडिवल पीरियड था उसको मुस्लिम पीरियड कहा। तो जो अंग्रेजों ने भारत की तारीख को धर्म के आधार पर बांट दिया तो ये बातें कुछ राष्ट्रवादियों को ने उसको अपना लिया। ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजों ने जिस तरह से बातें कही उसी बात को दोहरा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में बात बैठ गई और बैठ गई तो जो सांप्रदायिक लोग हिंदू समाज के थे उनको ये लगने लगा कि अरे ये देश जो है इस देश के असली और सच्चे निवासी तो हिंदू ही हैं। और जो मुस्लिम धर्म के जो सांप्रदायिक लोग थे उन्होंने जब जेम्स मिल की किताब पढ़ी तो उनको ये लगी कि अच्छा जो मुस्लिम रूलर्स जो हैं उन लोगों ने मध्यकाल में इस भारत पे आए, यहाँ के लोगों को हराया, यहाँ पे शासन व्यवस्था अपनी प्रणाली को अपना कायम किया, तो इसका मतलब है मुसलमान बहुत सुपीरियर हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि अंग्रेजों के दौर में जिस तरह की हिस्ट्री लिखी गई उसका एक दूसरा परिणाम जो हुआ, बहुत निगेटिव परिणाम हुआ कि हिंदुवादी सोच भी बढ़ने लगी और मुसलमानों की भी कट्टर सोच बढ़ने लगी। यानी कट्टरता दोनों धर्म के बीच में कुछ लोगों के बीच में पैदा हो गई, सबको नहीं हुई। जो हिंदू या जो मुसलमान गांव के अंदर में हल चला रहा है या मजदूरी कर रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके ग्रुप में जो बड़े बड़े जो लोग थे उनके बीच में एक तरह की सांप्रदायिक सोच आने लगी, जिसको हम लोग कहते हैं सांप्रदायिकता बढ़ने लगी। तो ये दूसरा सवाल है कि कॉम्युनल हिस्ट्री राइटिंग लिखनी शुरू हो गई। अब कॉम्युनल हिस्ट्री राइटिंग का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। अगर मान लीजिए कि औरंगजेब की लड़ाई शिवाजी से हुई और मान लीजिए कि किसी हिंदू राजा की लड़ाई किसी मुस्लिम राजा से हुई, तो अगर हम आज इस तरह से देखेंगे इतिहास कि हिंदू राजा था वो बहुत ही महान था और मुस्लिम राजा जो था वो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही जालिम था, तो ये हिस्ट्री राइटिंग सही से पढ़ना नहीं हुआ। क्योंकि हिंदू राजा के दौर में भी कोई किसान और जो गरीब जो हिंदू था वो भी टैक्स देता था और जो किसान और मजदूर जो मुसलमान था वो भी टैक्स देता था, और मुस्लिम शासक के दौर में भी जो गरीब मुसलमान था वो भी टैक्स देता था, और जो हिंदू समाज के बड़े पढ़े लिखे बहुत ही एलिट लोग थे वो भी राजा के साथ बैठ के मंत्री और संतरी बने हुए थे। तो आप देखेंगे कि मध्यकालीन दौर में, मुगलों के दौर में आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में हिंदू राजा जो थे वो मुगल शासक के साथ मिले हुए थे। यहाँ तक कि औरंगजेब के दौर में भी
जिनको इतना कट्टरवादी कहा जाता है, उनके दौर में भी बहुत बड़ी तादाद में मनसबदार और राजा जो थे वो हिंदू समाज के लोग औरंगजेब के साथ थे। तो बात कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी किसी भी हिस्टोरिकल पीरियड को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कम्युनल तरीके से आप देखेंगे तो आप गरीब, किसान, मजदूर, औरतें, इनके दर्द को आप नहीं समझ पाएंगे। आपको लगता है कि अरे मुगलों का राज चल रहा था तो सारे मुसलमान जो थे वो बिल्कुल अच्छे हाल में थे और सारे हिंदू जो थे वो बुरे हाल में थे। ऐसा नहीं था, मुसलमानों से भी टैक्स लिया जाता था। उसी तरह अगर हिंदू राजा भी था तो हिंदुओं से भी टैक्स लेता था और मुसलमानों से भी टैक्स लेता था। और हिंदू राजा के फौज में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान भी कमांडर और जनरल हुआ करते थे। तो हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा कि जो कॉलोनियल दौर में जो हिस्ट्री को धार्मिक तौर से देखा गया, इससे हमें बचना है। हमें कम्युनल हिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें कम्युनल हिस्ट्री से बचना चाहिए। इसके बाद हम जो है एंशिएंट पीरियड को कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू पीरियड है, मिडिवल पीरियड को कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम पीरियड है, कुछ लोग कहते हैं अरे गुप्ता का दौर था बहुत ही ग्लोरियस था, स्वर्णिम दौर था, अरे अकबर का दौर था बड़ा स्वर्णिम दौर था, अरे औरंगजेब का दौर था बड़ा स्वर्णिम दौर था। अगर इतिहास को आप नीचे से देखोगे तो स्वर्णिम दौर कुछ नहीं था, क्योंकि जब स्वर्णिम दौर था तो वहां पे लूट और खसोट और लोगों का तो शोषण तो चल रहा था ना। आप एक बात बताओ, मान लो कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी इमारत बन गई, बहुत बड़ी इमारत मान लो, और आप जा रहे हो तो आप वहां पे देख रहे हो वाओ कितना अच्छा है, क्या बेहतरीन है। एक हुआ उसको देखने का ऐसा तरीका, और दूसरा तरीका ये हुआ कि अच्छा जिसने बनाया तो कहां से इतना पैसा लाया, ये तो लोगों से टैक्स लेके लाया होगा, किसने बनवाया, जो बनाने वाले लोग हैं उनका तो नाम नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े राजा महाराजा नेता लोगों का नाम है, जिसने बनाया वो कहीं नहीं है। अरे इतना बड़ा बड़ा महल बनाया, जो बनाने वाला है वो सड़क पे क्यों सो रहा है, उसको भी तो सोना चाहिए यहाँ पे। जिस दिन कोई मजदूर घर बना देता है, ताजमहल जिस दिन मजदूरों ने बना दिया उसी दिन ताजमहल से उनकी विदाई हो गई। उसी तरह से अगर किसी ने कोई दूसरा भव्य बिल्डिंग बना दिया मान लीजिए, तो उस दिन से भी उनकी विदाई हो गई। जिसने महल बना दिया, किसी राजा का महल बना दिया, किसी हिंदू राजा का महल अगर किसी मजदूर ने बना दिया, और अगर वो हिंदू भी है तो क्या उसको उस महल में रहने के लिए कमरा मिलेगा? नहीं। तो वो तो क्या, तो हम धर्म के चश्मे से क्या हिस्ट्री को देखेंगे? नहीं देखेंगे। हम हिस्ट्री को क्या देखेंगे? हम कमजोर और वंचित के तबके से देखेंगे। इसलिए हिस्ट्री को कभी भी सिर्फ पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखना चाहिए, हमको सोशल और इकोनॉमिक नजरिए से देखना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक तरीके से हिस्ट्री को देखना चाहिए। नहीं तो अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल नजरिए से हिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें सिर्फ राजा और रानी की कहानी मिलेगी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कहानी नहीं है। एक था राजा, उसके पास थे 100 नौकर, 100 नौकर दिन भर काम करते थे और राजा सिर्फ खाता था और लोगों का शोषण करता था। कहानी ऐसी होनी चाहिए ना। तो हमें हिस्ट्री को हमेशा सोशल, है ना, और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक निगाह से देखना चाहिए। हमें धार्मिक चश्मे से अगर आप इतिहास को देखेंगे तो सिर्फ लड़ाई और झगड़े ही होंगे, है ना। आपको पता है औरंगजेब ने अगर बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया तो औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों के लिए दान भी दिया। तो औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को उसने तुड़वाया, तो बहुत सारे मंदिरों को उसने दान भी दिया। दान क्यों दिया? दान क्यों दिया? क्योंकि उसे पता है कि अगर इस इलाके में हमें अपनी सत्ता को बनाए रखनी है तो अगर हम जो हिंदू समाज के जो धार्मिक गुरु होंगे अगर उनको हम मिला के नहीं रखेंगे तो हमारा शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को हिस्ट्री को जो है सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। हम अगर ने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हम हिस्ट्री की सही जानकारी नहीं। महाराणा प्रताप को हमने समझ लिया कि अरे वो तो हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव थे, अकबर को मैंने मान लिया वो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव थे, हमने समझ लिया कि अरे शिवाजी तो हिंदुओं के लीडर थे और औरंगजेब कट्टर मुसलमानों का लीडर था। ऐसे तरीके से अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आप हिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मुगलों के दौर में
एक मुस्लिम शासक दूसरे मुस्लिम शासक के सत्ता को हड़पने के लिए लड़ाई लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? एक मुसलमान शासक ने दूसरे शासकों से लड़ने के लिए सामने आए थे कि नहीं आए थे? तो सत्ता के लिए वो लड़ाई है ना। राज दरबारी जो होता है ना, आप राज दरबारी समझते हैं कि राजा ने जो भी कहा हो, राजा ने दिन कहा तो दिन है, राजा ने कहा रात तो रात है ना। तो हमें इतिहासकार ऐसे नहीं बनना है। राजा ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ऐसा इतिहासकार, हाँ, ऐसा इतिहासकार नहीं बनना है। हमें जनता के और गरीब और कमजोर लोगों की दृष्टि से देखना है। अगर फ्लाईओवर कहीं निर्माण हो गया तो अगर आप जाएंगे और सिर्फ देखेंगे फ्लाईओवर में नेताजी ने क्या बयान दिया, तो आप सही इतिहास नहीं लिखेंगे। फ्लाईओवर के नीचे जो विस्थापित लोग हो गए उनसे भी पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे तो आप पहले रहते थे, यहाँ बकरियां पालते थे, आप यहाँ पे रह के किसी तरह झुग्गी रखते थे, अब आप कहाँ जाएंगे? कहेगा बाबू अब हम कहाँ जाएंगे, हमको ना पता है, बारिश भी बड़ी तेज से हो रही है, मेरा छोटा बच्चा जो है उसको बुखार लगा हुआ है। जब उस दृष्टि से आप देखेंगे तब आप इतिहास को आलोचनात्मक तरीके से देखेंगे। महात्मा गांधी जी ने भी ये बात कही थी कि जब कभी तुमको कोई फैसला लेने में दिक्कत हो तो जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी को तुमने देखा है उसको अपनी नजरों के सामने लाना और सोचना जो तुम कर रहे हो क्या उसकी भलाई में है क्या। तो सवाल यह है कि हिस्ट्री राइटिंग कीजिए, पॉलिटिकल साइंस कीजिए, फिलॉसफी कीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको हमेशा वंचितों के नजरों से हिस्ट्री को देखना है। हिस्ट्री को टॉप से नहीं देखना है, ऐसे हिस्ट्री को बिलो से देखना है। अगर आप नीचे की दृष्टि से देखेंगे, अगर आपने अपनी आंखों में एक दलित की आंख बैठा ली, एक कमजोर की बैठा ली, एक महिला की बैठा ली, एक पिछड़े की बैठा ली, जिसका घर नहीं है उसका बैठा ली, तो आपको हिस्ट्री की बहुत सारी चीजें दिखेंगी। लेकिन अगर आपने एक ऐसा चश्मा पहन लिया सिर्फ अमीरों का, राजाओं का, महाराजाओं का, धर्म का, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखेंगी। इसलिए इस क्लास में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हिस्ट्री को हमेशा सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और एक और बात याद रखिए कि ये चीज सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं है, ये जिंदगी में जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और जिंदगी में कहीं भी जाएंगे तो धार्मिक सांप्रदायिक नजरों से समाज को नहीं देखना है, हमको कमजोरों की निगाह से देखना है, हमें देखना है वंचितों के निगाह से। तो आप लोगों को प्रोफेसर रोमिला थापर, प्रोफेसर हरवंश मुखिया एंड प्रोफेसर विपिन चंद्रा, इन लोगों ने 1969 पर में ऑल इंडिया रेडियो में सांप्रदायिकता और हिस्ट्री के बारे में 3 लेक्चर दिया था। और रोमिला थापर ने कुछ ऐसी ही बातें कही थी, मिली जुली बातें, जो मैं अभी कह रहा हूं कि जो हिस्ट्री राइटिंग है वो राजा और रानी की कहानी नहीं है ना। हिस्ट्री राइटिंग जो है वो पीपल की कहानी है, वो जनता की कहानी है, वो सामाजिक और आर्थिक पर्सपेक्टिव के बारे में है। आप ताजमहल के बारे में लिखने जाओ और ताजमहल के बारे में सिर्फ आप लिखो कि अच्छा किसने बनवाया, किसका नाम है, लेकिन अगर आप ताजमहल को लिखने जाओ और ये देखो पैसा कहां से आया, कैसे वो पैसा, राजा तो अपने घर से पैसा नहीं लाया होगा ना, राजा ने तो पैसा किसानों से टैक्स लिया होगा ना, उसी का पैसा लगा होगा ना। तो हमें हमेशा राजा और रानी तक की बात नहीं रखनी है, हमें जनता की हिस्ट्री के बारे में भी सोचना है, वही मुख्य हिस्ट्री है। और हिस्ट्री के अंदर में सोर्सेज होते हैं। आपको पता है कि जब आप हिस्ट्री लिखते हैं तो आपको तो जानकारी कोई फरिश्ता आके देता नहीं है। आपसे कहा जाए कि आप देशबंधु कॉलेज के बारे में 5 पेज का लिख के लेके आइए, है ना। 5 पेज देशबंधु कॉलेज कब बना, कैसे बना, इसको बनाने वाले कौन थे, किस साल में खुला, यानी देशबंधु कॉलेज की हिस्ट्री लिख के लाओ। तो आप तो हिस्ट्री जब लिखने जाएंगे, मान लीजिए आप लोग हिस्टोरियन हो गए, तो आपके पास तो कोई घोस्ट और कोई भूत और कोई फरिश्ता तो आएगा नहीं, और ना ही देशबंधु कॉलेज को फाउंड करने वाले लोग आएंगे आपको बताने के लिए। आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करते हैं तो देशबंधु कॉलेज के बारे में जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसको आप इकट्ठा करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उससे इंपॉर्टेंट बातों को लाते हैं और फिर आप उसको इतिहास में लिखते हैं। तो क्या होता है हिस्ट्री में,
कई सारे तरीकों से हिस्ट्री के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। सबसे पहला है टेक्स्ट यानी किताब, किताब की मदद से, पुरानी किताब की मदद से, है ना, जो कागज पे जो लिखी हुई चीजें हैं, है ना, जो किताब है। तो किताब यानी टेक्स्ट का मतलब है जो पुस्तक की मदद से आप पढ़ते हैं, जो पढ़ सकते हैं आप। तो जब आप हिस्ट्री राइटिंग लिखने जाते हैं तो आपके पास सामग्री होती है। सामग्री क्या क्या है? तो सामग्री सिर्फ किताबें नहीं होती है, सामग्री बहुत सारी चीजें होती है। जैसे क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, एक चीजें हो गई किताब, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब किताब में समझे कोई भी पढ़ने वाली वस्तु। जैसे मान लीजिए कि हमें पता नहीं है कि अकबर के संबंध जो थे उनके बेटे से कैसे थे, तो हम किसी लाइब्रेरी में गए, अकबर के कुछ खत मिल गए जो फारसी में लिखे हुए थे, हमने उसको पढ़ा तो उनके बेटे के बारे में पता चल गया हमें, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट। तो हिस्ट्री में क्या होता है, टेक्स्ट का बहुत इस्तेमाल किया जाता है हिस्ट्री लिखने में। लेकिन टेक्स्ट का एक प्रॉब्लम होता है, कोई ये नहीं कह रहा कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टेक्स्ट कई बार आपको सही जानकारी नहीं दे पाए। मिसाल के तौर पर मान लीजिए मैं राजा हूं और मैंने इनको अपना इतिहासकार बना लिया, दरबारी इतिहासकार बना लिया। मैंने कहा अरे यार एक काम करो, मेरे राजपाट के 25 साल हो गए, एक तुम एक किताब लिख दो, एक कविता लिख दो, एक कहानी लिख दो, एक तुम एक किताब लिख दो। इन्होंने कहा अरे ऐसा राजा दुनिया में नहीं था, इसके राज में दूध की नदियां बहती थी, हर तरफ बाघ और बकरी एक ही जगह बैठता था, खाना तो इतना था कि खाने वाले नहीं थे। इस तरह की इन्होंने हिस्ट्री लिख दी। क्या राजा था, सब लोग राजा की तारीफदारी करते थे। अब मान लीजिए कि आप इतिहासकार हैं, ये लिख के मान लीजिए ये जिंदा नहीं बचे, 500 साल बीत गया, आप लाइब्रेरी में गए, कहीं इनकी किताब मिल गई, तो आपने देखा अरे अभय कुमार राजा थे, उनके दौर में दूध की नदियां बहती थी, उसके दौर में हीरे मोती तो थे, कौवे भी खाते थे, उसके दौर में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो आपका दिमाग में कुछ डाउट पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा कि अरे यार ये तो कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। समझ रहे मेरी बात? तो इतिहास ऐसा नहीं है, इतिहास ने जो कुछ लिख दिया वो उसको अगर हम बिल्कुल ट्रूथ मान लेंगे तो सही नहीं है। अगर इन्होंने बातें लिखी तो सबसे पहले आपके दिमाग में डाउट हो जाएगा, अरे यार इतनी तो दूध की नदियां, किसी राजा, इतने राजाओं के बारे में हमने कहानी पढ़ी थी। और मान लीजिए कि अभय कुमार राजा थे दिल्ली के, उसी टाइम में कोई विजय कुमार राजा थे, मान लीजिए वो हरियाणा में थे, उनके राज में तो भूखमरी थी, ये कौन सा राजा था कि दूध की नदियां बह रही? तो कुछ डाउट होगा ना आपका। तो डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, और दूसरे सोर्सेस के पास जाएंगे। सोर्सेस का मतलब है और स्रोत के पास जाएंगे। अच्छा दूसरा किसी से पूछते हैं, हम किसी और से पूछते हैं। तो एक हिस्टोरियन का काम होता है कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं कह रहा कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टेक्स्ट को हमेशा आंख बंद करके उसे मान लेना नहीं चाहिए कि यही सत्य है, और चीजों के बारे में बताना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मटेरियल सोर्सेस के पास जाएंगे। मटेरियल सोर्सेस का मतलब है अच्छा तो अभय कुमार जी का जो राज था वो मान लीजिए वो राज था 15वीं सदी में, 15वीं सदी से लेकर 16वीं सदी में। उस जमाने में दूध की नदियां बहती थी, वो राज्य जो था वो मान लीजिए देशबंधु कॉलेज के आसपास था। तो आप क्या करेंगे, आप उस जगह की खुदाई करने चलेंगे। चलो भाई उसकी खुदाई करते हैं। आपने जब खुदाई की तो ना वहां कहीं हीरा मिल रहा है, ना वहां कहीं सोना मिल रहा है, वहां मिल रहा है कंकड़, सुन लीजिए, वहां कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। उसमें एक किताब में लिख दी कि वहां महल बहुत बहुत बड़े थे, वहां निकल रहा है बिल्कुल बिल्कुल टूटा हुआ बिल्डिंग। तो ये बात लग रही है कि नहीं कि उन्होंने इसमें इन्होंने राजा की तारीफदारी करने के लिए लिख दी। तो होता क्या है कि जब हम किसी टेक्स्ट को लेंगे तो हम और सोर्सेज से भी उसकी जांच करने की कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल एक बातों को लेकर नहीं दौड़ने लगेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आपको एक सोर्स को समझने के लिए आपको और सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा। अब एक एग्जांपल देता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ले लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो उनकी भाषा थी उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, आज तक इतिहासकार उसको जान नहीं पाए हैं। लेकिन इतिहासकार जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में, उनके शहर के बारे में, उनके जीवन पद्धति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि वहां पे खुदाई से बहुत सारी जानकारी मिल गई है। तो होता क्या है, प्रोफेसर रोमिला थापर ने भी अपने आर्टिकल में लिखा है कि जब आप खुदाई करते हैं
तो उसे जनता की और सोशल और इकोनॉमिक जानकारी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते हो तो उसमें सिर्फ राजा की कहानी ज़्यादा मिलती है। मिसाल के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का राजा कौन था हमें नहीं पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन मंत्री था हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नगर कैसे थे, वहाँ का बाथ जो नहाने वाला जगह था वो कैसा था, वहाँ पे सड़कें कैसी थी, वहाँ कौन कौन से अनाज मिलते थे, ये सारी जानकारी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है, लेकिन हमें इसके साथ साथ मटेरियल सोर्सेज का भी इस्तेमाल करना है और हमें मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने इनको बुखार ठीक नहीं हो रहा है, मैंने एक टेस्ट कराए, तो कभी कभी डॉक्टर को डाउट हो रहा है तो 2-3 टेस्ट और कराते हैं। फाइनली आपको कोई बीमारी लिखने से पहले वो 3-4 टेस्ट करता है कि नहीं करता है वो। तो उसी तरह एज ए हिस्टोरियन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई एक चीज को लेके कोई सी ने कहा कि कौवा जो है आपका कान लेके चला गया, हाँ लेके चला गया, ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, मल्टीपल सोर्सेज से पता करेंगे। अब जैसे बुद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बुद्धिस्ट लिटरेचर से भी मिलता है हमें जानकारी, और बहुत सारे हमको जो चीन से आए हुए जो ये थे यात्री लोग थे उनकी किताबों से भी हमें जानकारी मिलती है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमें कभी भी पढ़ना हो या ज्ञान लेना हो तो हमें मल्टीपल सोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और चीज है ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री का मतलब, ओरल का मतलब मुख से, मुंह से। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं कि उनके बारे में लिखी नहीं गई हो, लेकिन बहुत सारी चीजें जो क्या होती है कि आप जब जाते हो तो लोगों की बातें जब सुनते हो तो उससे भी आपको जानकारी मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए आदिवासी इलाके हैं तो उन आदिवासियों के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया इतिहासकारों ने, लेकिन अगर आप जब उनके इलाकों में जाओगे, जब उनके इलाके में आप जाओगे तो वहां पे आप उनसे, उनके जो बूढ़े लोग जो होंगे, जो पुराने लोग हैं, उनसे कहोगे कि आप कुछ गीत गाइए, कुछ गाना गाइए, कुछ अपने समाज के बारे में बताइए। तो आप जब उसको रिकॉर्ड करते हो और उनके गीत को सुनते हो तब भी उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। मिसाल के तौर पे पार्टीशन, यानी जब भारत का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे महिलाओं के साथ हमला हुआ, उनके इज्जत पे हमला हुआ, उनके जान पे हमला हुआ, सारे धर्म के लोग मरे, इधर भी लोग मरे, उधर भी लोग मरे। तो उस जमाने में हर चीज इतिहासकार जो है वो पुलिस की डायरी से नहीं लिख सकता है। अगर उस जमाने में किसी के साथ वो पीड़ा है तो आप उनके सामने जाएंगे, उनसे पूछेंगे उनके बातों को, तो जो ओरली आपको जो बताएंगे उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हमें इतिहास में ओरल हिस्ट्री भी चाहिए, हमें टेक्सुअल हिस्ट्री भी चाहिए, हमें मटेरियल हिस्ट्री भी चाहिए, हमें आर्कियोलॉजी भी चाहिए, और हम जितना ही ज्यादा सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारी बातें पुख्ता होगी। नहीं तो एक बात मैंने सुना और हम दौड़ना शुरू हो गए, वो एक अच्छा हिस्ट्री नहीं है। वो क्या है, जब घर बनता है तो आप देखिए यहाँ पर भी छत भी बना हुआ है, नीचे यहाँ बीम भी दिया गया है, खंबे भी हैं, दीवार भी हैं, ऐसा भी एक बीम दिया गया है। क्यों दिया गया? मल्टीपल तरीके से इसको मजबूत किया जाता है। उसी तरह जब आप इतिहास लिखोगे तो आपको मल्टीपल तरीके के सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताया है कि जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो एनाक्रोनिज्म है ना, एक वर्ड होता है एनाक्रोनिज्म, उससे हमें बचना है। अब आप पूछेंगे एनाक्रोनिज्म का क्या मतलब हुआ? तो एनाक्रोनिज्म का मतलब हुआ कि जो चीज आज घट रही है उस चीज को हम पास्ट में ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि आज के दौर में, मान लीजिए कि आज के दौर में जो चीजें चल रही है हम उसी तरह की चीज पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सेकुलरिज्म को ले लीजिए। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि धर्म के बीच में और राजनीति के बीच में बंटवारा। राज्य जो होगा धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन हमें यह बात मान लेना चाहिए कि जो सेकुलरिज्म जो है वो एक मॉडर्न आइडिया है, ये यूरोप से शुरू हुआ है। ठीक है, अलग अलग देशों में इसके रूप थोड़े बदल गए हैं, लेकिन अगर कोई कहेगा कि सेकुलरिज्म जो था वो आज से 2000 साल पहले था, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आज का सेकुलरिज्म हम 2000 साल पीछे लेके जा रहे हैं। इसी को कहते हैं एनाक्रोनिज्म। राष्ट्रवाद जो है, तो राष्ट्रवाद एक आधुनिक विचारधारा है। अब आप कहेंगे कि एंशिएंट टाइम में भी राष्ट्रवाद था, एक तरह का एनाक्रोनिज्म हो गया। यानी कहने का मतलब है कि आज के चश्मे से पास्ट को, पास्ट के अपने प्रॉब्लम है,
पास्ट के अपने तरीके हैं उसको देखने का, आज के तरीके से हम पास्ट को नहीं देखेंगे, ये हुआ। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप हिस्ट्री लिखेंगे तो हमेशा याद कीजिएगा मल्टीपल हिस्ट्री की बात होगी, एक हिस्ट्री की बात नहीं होगी। अब मान लीजिए इस देश में कहा जाएगा कि ये देश एक ही धर्म का देश है, एक ही रीजन का देश है, तो लोग नहीं मानेंगे। आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो यहाँ से खान पान, रहना, बोल चाल, भाषा, सोचना बहुत अलग हो जाएगा। आप मान लीजिए पश्चिमी भारत में चले जाइए तो वहां पे खाना पीना, बोल चाल सब कुछ अलग हो जाएगा। तो जो एकता है वो एकता इसमें नहीं है कि सबको एक रंग में रंग दो, एकता है कि सबको अलग अलग रंग में रंगने की इजाजत हो, फिर भी हम एक हैं। यानी विविधता को हम बनाए रखेंगे लेकिन फिर भी हम एक हैं।